तो अब मैंने इसमें हम अपना स्टोर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा APIs को यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट खुद से इतना कुछ नहीं होता, इसको जब तक API के साथ लिंक नहीं करवाते तो API ने ही इसको डाटा देना हो। ये सिर्फ फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, खुद से ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड है। इसने डाटा बाहर से ही लेना होता है, दूसरी बैकएंड से ही लेना होता है। बैकएंड हमारे पास है नहीं, तो बैकएंड हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये मैं स्टोर में आ गया और यहाँ पे आप थोड़ा सा npm को समझ लो। व्हाट इज npm? ये जो हम npm लिख रहे होते हैं, बेसिकली जब हमने नोड इंस्टॉल किया था ना, तो इसके साथ npm जो है ये खुद से इंस्टॉल हो गया। ये भी एक छोटी सी कमांड लाइन की एप्लीकेशन है। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। npm एक वेबसाइट है, npmjs.com, ये वेबसाइट है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होती है, एक पार्ट होता है छोटा सा, एक खास काम करने के लिए होती है लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क जो होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लाइब्रेरी एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी एक लैपटॉप ले लो या आप ले लो प्रोसेसर। अब रिएक्ट जो है वो प्रोसेसर है, लैपटॉप के बगैर प्रोसेसर कुछ नहीं है, प्रोसेसर के बगैर लैपटॉप कुछ नहीं है। लैपटॉप चलाने के लिए प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर चलाने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिलके एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनती हैं। तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो इसमें हमें छोटे छोटे और डिफरेंट पैकेजेस ऐड करके इसकी पावर को बढ़ाना होता है, डिफरेंट यूजेस बनाने होते हैं। जैसे कि API कॉल करनी है। अब API कॉल हमने देखा हुआ पहले तरीका, ये फैच वाला, ये वाला, लेकिन हम इससे ज़रा आगे चलेंगे। अभी मैं ये वाला यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम एक पैकेज यूज़ करेंगे, उससे हम API कॉल्स किया करेंगे, जो ऑफिशियली चलता है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। npm क्या है, ये जो पैकेजेस यहाँ पे ना लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बना के ना, यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने करना है API के लिए, क्या नाम है, गर्मी से दिमाग लगता तो सर में तेल लगाता है। बादाम मेरे तो ख़त्म हो गए, तेरे रहते हैं, अभी ले आकर ख़त्म करा देंगे। एक्सियस जो है एक पैकेज है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डेवलपर्स अपनी अपनी चीज़ें बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आप इसे बेनिफिट उठा लो, ठीक है। जिसको हम रिएक्ट की ज़ुबान में पैकेज कह रहे होते हैं। npm नोड पैकेज मैनेजर फिर लाइब्रेरी है जो वो इस वेबसाइट से, इनके सर्वर से पैकेजेस को हमारे कंप्यूटर में, हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करवाती है, ठीक है। npm छोटी सी एक एप्लीकेशन है जो यहाँ से पैकेजेस, जो भी यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज ही होती हैं, ये भी पैकेज भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं, उनको हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करवाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से, जो भी उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो सारा कंप्लीट वो npm करता है। तो npm नोड पैकेज मैनेजर कहलाता है, वो नोड के साथ इंस्टॉल होता है। और ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी मतलब वो ज़ख़ीरा है जहाँ पे पैकेजेस पड़े हुए हैं। बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट पैकेजेस हैं। फ़र्ज़ करो मुझे फॉर्म चाहिए, अभी हमने फॉर्म बनाया, वो थोड़ा मुश्किल था, फॉर्म्स, एडवांस फॉर्म्स बनाने हैं, तो यहाँ भी आपको पैकेज मिल जाएगा, उसको यूज़ करके आप बना लोगे। तो उनमें से एक पैकेज यूज़ करेंगे हम, पहला एक्सियस। ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगी कि क्या होता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने बूटस्ट्रैप कर लिया, ठीक है। SRC में आके जो एक्स्ट्रा चीज़ें अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे मुझे इंडेक्स CSS की फ़ाइल ये नहीं चाहिए, ऐप CSS की फ़ाइल मैं रखूँगा, app.js ये मुझे चाहिए, और एसेट्स का फ़ोल्डर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एसेट्स का फ़ोल्डर मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको रन करता हूँ, npm run dev इंस्टॉल कर, यार एक गिट बैश भी पावर शेल होता है, जैसे आपका CMD है, पावर शेल है, ये भी है। तो npm run dev, पावर शेल जो है ना वो ज़रा परमिशंस मांगता है इसको रन करने के लिए, तो वो हमारे पास परमिशन। तो जैसे मैंने वो एसेट्स वाला डिलीट किया तो मेरे पास ये एरर आ गया, ये एरर वाली स्क्रीन और ये टर्मिनल
और इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसका आपको अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इंपोर्ट रिएक्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स रिएक्ट एसवीजी, कि वो जो मैंने एसेट्स वाला फोल्डर डिलीट किया उसमें से एक लोगो इंपोर्ट हो रहा था, वो इसको नहीं मिल रहा, उसका एरर दे रहा है। तो ये जहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है हम वहाँ पे जाके उस लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। वो यहाँ पे हो रहा है ये वाला ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे, मुझे ऐप में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट यहाँ पे एक ये भी नहीं चाहिए मुझे, और यूज स्टेट पड़ा रहने दो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए बस। स्टेट भी हम खुद बनाएंगे अभी, लेकिन इंपोर्ट पड़ा रहने दो। तो यहाँ पे मैं जस्ट ऐप लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि चल रही है ऐप, ठीक है, चल रही है। और मुझे ये इंडेक्स CSS की जो फाइल है ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट, ये मैं इसलिए डिलीट करके दिखा रहा हूँ फिर प्रॉब्लम क्या आती है और फिर कैसे सॉल्व करना होता है। सेव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो मेरे पास फिर एरर आ जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास एरर आना है, ये इंडेक्स की फाइल नहीं मिल रही, इसको एरर आ रहा है। ये लगी किधर हुई थी, main.js में जाओगे तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंपोर्ट भी ख़त्म करना है। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास अब कोई एरर नहीं है। अब रह गई है app.css की फाइल, ठीक है, इंडेक्स की फाइल भी डिलीट कर दी। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यानी खाली कर देता हूँ। CSS हम वो बूटस्ट्रैप वाली करेंगे, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे अपनी ऐड कर लेंगे। तो ऐप अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी, ठीक है जी। ऐप CSS मैंने खाली कर दी, इंडेक्स वाली डिलीट कर दी, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐप JS को भी मैंने सिंपल कर लिया, मेन को हमने नहीं छेड़ना अभी, जस्ट इसमें से वो इंडेक्स का जो इंपोर्ट था वो डिलीट किया। वो इंडेक्स वाली इसमें इंपोर्ट हो रही होती है। मेन ये है आपका, ये चलता है, ये चलाता है app.js को, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मेन में भी हमने ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन करेंगे। तो ऐप CSS और ये, अब हम यहाँ पे अपना बनाते हैं CSS। तो यहाँ पे मैं अब बूटस्ट्रैप को ऐड करता हूँ, div क्लास कंटेनर। अब ये सजेशन नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको नहीं पता कि बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, तो आपको सजेशन नहीं देगा। तो मैं बूटस्ट्रैप में आता हूँ, यहाँ से ज़रा इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रॉपर तो एक नैप बार भी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये नैप बार, तो ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, बल्कि इसको कट करूँगा। SRC में एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, ये कंपोनेंट्स हैं, अब ये कंपोनेंट्स होंगे छोटे छोटे। फ़ोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अंदर navbar.jsx, ठीक है, फंक्शन navbar रिटर्न, जस्ट इसके अंदर ये navbar रिटर्न हो रही है, वो जो बूटस्ट्रैप वाली है। और यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या एरर है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और क्या था, navbar। ये बेसिकली ये जो इंपोर्ट हुई है ना, ये HTML इंपोर्ट हुई है। तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे एरर आ रहा होगा, एक तो ये फॉर्म का इनपुट जो है ये क्लोज होने चाहिए थे, ये क्लोज है, कहीं और जो चीज़ें हैं ना वो क्लोज नहीं है, ठीक है ना। क्लास को इसका एरर नहीं आता, एरर इसका नहीं आता है, ये चेंज करना, लेकिन इसका एरर नहीं आता। एरर किसका आ रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे HR यूज़ हो रहा है, कहीं पे, कहाँ पे हो रहा है, ड्रॉप डाउन में होता है कहीं पे यूज़, आई थिंक। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है जिसकी क्लोजिंग नहीं है कहीं पे BR या HR, कहाँ पे है मुझे नहीं लगा। बात तेरी भी ठीक है, HR ये रहा, ठीक है। अब ये HR यूज़ हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ, इस वजह से भी एरर आ रहा है। तो एक तो तरीका है कि हम मैनुअल सारी HTML करें, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, नैप को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ HTML to JSX कन्वर्टर, ठीक है, HTML to JSX कन्वर्टर। तो ये जो पहला है ना, आई थिंक ये सही काम करता है, ट्रांसफॉर्म टूल्स ये वाला, ठीक है।
तो इसको एक साइड पे हम HTML देंगे, ये खुद ही उसका JSX बना के हमें देगा। क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट कर देगा, कोई ओपन क्लोज नहीं है उसका क्लोज कर देगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप HTML के लिए बनी हुई है, रिएक्ट के लिए नहीं बनी हुई। लेकिन रिएक्ट को प्रॉपर जो है ओपन क्लोजिंग और ये सारा कुछ क्लास नेम में ये चीज़ चाहिए, तो या तो मैनुअल कर लो या फिर इस तरह की हम कोई ऐप यूज़ कर लेते हैं। ये राइट साइड पे इसने सारी आपको JSX बना के दे दी। ये देखो क्लास नेम में कन्वर्ट कर दिया। HR किधर था, वो HR को भी ये कहीं ना कहीं पे था। चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस ला के इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये HR था, ये देखो इसने प्रॉपर इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये नैव बार को मैंने इधर कर लिया और यहाँ पे लाके मैंने इस नैव बार को रेंडर करवा दिया ऐप में, ठीक हो गया। इस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाएंगे जी। इसी कंसेप्ट की वजह से जो पॉपुलर है। तो ये नैव बार हमारी अलग पड़ी हुई है। अब ये देखो हमारी ऐप कितनी नीट एंड क्लीन है। अब यहाँ पे मैं सारा डाल देता, आपने बनाई नहीं एप्लीकेशन एक पेज, कितनी बड़ी HTML हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सारी ख़राब। तो यहाँ पे पता है नैव बार कहाँ पड़ी है और ये किधर है। मैं इसको जल्दी जल्दी, ठीक हो गया। तो ये लग रहा है ना, हाँ इसमें लगा दे, ठीक है। तो ये नैव बार हमने अलहदा कंपोनेंट में रख दी। इन दी एंड HTML एक ही बनती है। आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो इन दी एंड इस डिव के अंदर आपकी ये नैव बार, इसके नीचे ये डिव कंटेनर, फाइनल HTML एक ही बनेगी, लेकिन रेक्ट के अंदर वो अलग-अलग पड़ी होगी। तो अभी हमारा इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, जस्ट मैंने इसको ज़रा खूबसूरती के लिए आपको दिखाया। अच्छा, इसके बाद कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक H1 लगा देते हैं हम और फेक स्टोर एप्लीकेशन और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लास नेम py3 कर देता हूँ। तो ये मेरी, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर हो गया। तो ये आपकी शुरू हो गई है। अब हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं। तो हमने याद होगा हमने ये वाली API कॉल की थी ऐसे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेकर आता हूँ। हम जब भी API कॉल करते हैं तो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर या फंक्शन, अगर फर्स्ट टाइम का, क्योंकि ये कैसे होगा, जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी तो API कॉल चलेगी, वहाँ से डाटा लेकर आएगी और हमारे पास आके रेंडर करवा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसने एक दफ़ा चलना है, हर रेंडर के ऊपर बार बार ना चले ना, ठीक है। तो हमें एक दफ़ा फंक्शनैलिटी चलानी है तो हमें इसको यूज़ इफेक्ट में रखना पड़ेगा। तो इसको कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे ऐसे, कोमा और खाली अरे, ताकि एक दफ़ा चले, और इसमें ला के मैं ऐसे जो है ये पेस्ट कर देता हूँ। ये जस्ट कंसोल लॉग हो रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं ऐप में, तो कंसोल लॉग में देखो ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। ये वही चीज़ हो रही है जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम ज़रा इसको बेहतर तरीके से करेंगे। अब हम इसको बेहतर तरीके से करेंगे लाइब्रेरी के थ्रू। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, इस तरह हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने काम करना है एसिंक्रोनस वे में, तो हम यूज़ करेंगे एक्सियस लाइब्रेरी। आज हम पहला अपना पैकेज इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करना देखेंगे कैसे यूज़ होती है। तो हम आते हैं यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट है axios-http, ये उस लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। axios-http जाएगी। Axios is a promise-based HTTP client for Node.js, ठीक है, एंड ब्राउज़र। रिएक्ट कहाँ चल रही है? ब्राउज़र में। Node.js का हमारा काम नहीं है बैकएंड पे काम करने के लिए, क्योंकि जो बैकएंड होता है वो भी किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। ये क्या कर रहा है? किसको देख रहा है? किसको देख रहे हो? तो Axios क्या है? प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है, यानी हमें प्रॉमिसेस देगी कि भाई डाटा लोड हो गया, कोई एरर आ गया, हमें बाद में प्रॉमिसेस मिलेंगे जिसकी बेस पे हम देन कैच लगा के डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
तो व्हाट इज़ एक्सियस, तो आप इसको देख लेना, इसके फीचर्स, इसके बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है ये, बहुत सारे काम है जो हम इससे करेंगे और इसके बगैर रिएक्ट की एप्लीकेशंस नहीं बनती, क्योंकि रिएक्ट जो है खुद से कुछ भी इतना नहीं है, जब तक वो बैकएंड के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी तो वो फ़ायदा ही नहीं है उस एप्लीकेशन का। तो ये बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करे, बैकएंड मतलब हमारा डेटाबेस, हमारा जो नोड सर्वर होगा या PHP सर्वर होगा, क्योंकि हम बैकएंड का काम अभी नहीं कर रहे, तो बैकएंड के तौर पे हम इस API को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा एज ए बैकएंड होगा। होता यही है, APIs बनती हैं, ठीक है, APIs लिंक मिलता है और आप इसी तरीके से डाटा कलेक्ट करते हो। तो एक्सियस को आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे नीचे आओगे तो इसको इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार क्या है जी, npm install एक्सियस। तो वो कह रहा है अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। यहाँ पे 2-3 कमांड्स वो भी हैं, बावर की कमांड है, यान की कमांड है, pnp की कमांड है। ये भी जैसे npm है ना पैकेज मैनेजर, ऐसे ही ये भी हैं। ये बावर ये ब्राउज़र के लिए जावास्क्रिप्ट की, प्योर जावास्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें यूज़ होता है। यान जो है ये भी जैसे npm है इसी तरह ही है, pnp भी इसी का ही एक वर्जन है, फ्लेवर जैसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने जब भी रिएक्ट के अंदर काम करना है या नोड में काम करना है तो हमने ये वाली कमांड ढूंढनी है। ये कमांड होगी तो वो इंस्टॉल होगी हमारी नोड में या रिएक्ट में, क्योंकि हमारे पास npm इंस्टॉल है, ये दूसरे पैकेज मैनेजर इंस्टॉल नहीं है हमारे पास। तो ये कॉपी करेंगे और अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे। जो पहले से रन हो रही है एप्लीकेशन उसको Ctrl+C करके किल कर देंगे या क्लोज कर देंगे। अब वो कमांड लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा आपने पैकेजेस वाली फाइल को भी देखना है। अभी आप देखो डिपेंडेंसीज में आपको सिर्फ 2 पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। ये भी जो है डिपेंडेंसीज में जाके इंस्टॉल होगी। डेवलपमेंट वाली होती हैं वो जब बन रही है ना एप्लीकेशन तब यूज़ हो रही होती हैं, जब लाइव हो जाती है तब इनका यूज़ नहीं होता। ये जो एप्लीकेशन है, ये पैकेजेस हैं, इनका यूज़ होगा, ये लाइव पे भी और लोकल पे भी। तो ये जो है जब इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे होंगे, या ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा कहीं पे, या कहीं पे ऐसे करके ऐसे लगा हुआ होगा, एक ही बात है। लेकिन अगर डी लगा हुआ है ना, डी, इसका मतलब होता है कि ये अब डेव डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल डिपेंडेंसी है, तो इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे और ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे भी इसकी, यहाँ पे देखो अभी आपको एक्सियस के नाम से कोई फोल्डर नहीं मिलेगा, ए के नाम से तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, ये रे कुछ ए के नाम से, लेकिन एक्सियस नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी एंट्री होगी, यहाँ पे भी एंट्री होगी। npm install एक्सियस एंटर कर दोगे तो आपके इंटरनेट के ऊपर है, ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो एंट्री हो गई है, ये एक्सियस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक्सियस की एंट्री हो गई, यहाँ पे भी ऐड हो गई, यहाँ पे भी आ गया। इट मीन्स कि अब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। बस इसके बाद इसको दोबारा अपनी एप्लीकेशन को npm run dev दोबारा चला लेना है, ठीक है। ये पैकेज की फाइल जस्ट दिखाने के लिए ओपन की थी, क्लोज कर ली। अब आपके पास इसके बाद इसका नीचे यूज़ आ रहा है, यहाँ लेफ्ट पे आओगे एग्जाम्पल्स आ रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ गई ना तब आप डेवलपर बन सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने पैकेजेस हैं, बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में। इस पे भी आप सर्च करो, ये देखो एक्सेस सर्च किया 1000 से प्लस तो इसी के आ गए, और पता नहीं कितने पैकेजेस हैं। सारे यूज़ नहीं करने हमने, लेकिन यहाँ पे कहीं पे शायद इसकी आ रही हो, तो सारे यूज़ नहीं करने, लेकिन बहुत सारे यूज़ होते हैं। हर एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर सॉफ्टवेयर हाउस में हर जगह पे अपने अपने पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर पैकेज की एक डॉक्यूमेंटेशन आपको लाजमी मिलेगी। वो डॉक्यूमेंटेशन से ही हमने चीज़ें सीखनी होती हैं, इसको हमने कहीं से सीखा नहीं है, यही डॉक्यूमेंटेशन से ही करके हम सीखेंगे। और आगे चल के कोई और जब हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, एक मैंने ये ढूंढी हुई है एक लाइब्रेरी, तो ये मैंने भी नहीं यूज़ की, इसको भी मैं आपके साथ बैठ के एक्सप्लोर करूँगा ये कैसे यूज़ होगी डॉक्यूमेंटेशन से। अच्छा, तो एग्जाम्पल में आते हैं। तो कह रहा है कि इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको कुछ ऐसे, ये एग्जाम्पल दे रहा है बेसिकली नोड की, कुछ ऐसे, ये नोड की एग्जाम्पल है। यहाँ पे रिएक्ट की एग्जाम्पल आपको नहीं देता, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देता।
लेकिन जब भी हमने किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम करेंगे इंपोर्ट एक्सियस। तो देखो ये मुझे बताने लग गया कि एक्सियस लाइब्रेरी एक्सियस से इंपोर्ट होगी ऐसे, ठीक है। तो जब भी कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो उसके अपने फंक्शंस होते हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर यूज़ होते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गई, ये देखो यहाँ पे इसने ऑप्टिमाइज भी किया है इसको, ठीक है। ये वाली लाइन यही है, एग्जाम्पल्स में आते हैं ना, हाँ ये वाली लाइन ये वही है जो मैंने लिखी है। ये रिएक्ट की एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दी हुई, ये नोड की एग्जाम्पल दी हुई है। नीचे वाला काम एक ही है, जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे आओ तो अब ये इस तरीके से इसने मुझे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे का ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके मैं इसको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर रखना है, ऐसे पेस्ट करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक्सियस, उसके आगे आपको मिल रहा है डॉट लगा के गेट, कि भाई हम कोई डाटा गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो देन लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो देन और ये कैच और ये फाइनली, क्योंकि ये प्रॉमिस बेस्ड है। प्रॉमिस बेस्ड का मतलब ये है कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगी, और प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए देन चलता है। जब कब चलता है, देन कब चलता है, एक्सियस एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। एक्सियस डॉट गेट, ये पूरा ये वाला फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होगा तो डॉट देन चलेगा, एरर आएगा तो कैच चलेगा, फाइनली दोनों केसेस में चलता है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ एक्सियस डॉट लगाओगे तो आपके पास गेट, पोस्ट, डिलीट 4 मेथड होते हैं। अब इनको डिटेल में मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे हमने करना है गेट यूज, कि हम डाटा कोई लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, इस URL से। तो ये हम ऐसे करेंगे, इसमें ये URL ऐसे पास कर देंगे। जब ये डाटा गेट हो जाए डॉट देन यहाँ पे लिख दो या इसके आगे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉट देन लगाना है तो इसके दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। डॉट देन, इसके अंदर कॉल बैक जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा रिस्पॉन्स या डाटा, जो भी आप नाम रखो। यहाँ पे ला के मैं इसको कंसोल लॉक कर रहा हूँ रिस्पॉन्स को, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं। रिफ्रेश किया तो 2 दफ़ा डाटा लोड हो रहा है। पहली दफ़ा आपका वो फैच वाला और दूसरी दफ़ा एक्सियस वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो, ये 2 दफ़ा प्रिंटिंग हो रही है, मतलब एक दफ़ा ये हो रही है और एक दफ़ा ये। बेसिकली ये 2-2 दफ़ा चलता है। अब ये क्यों चलता है ये भी बताऊंगा। अभी ज़रा हम ये देख लें इन दोनों में फ़र्क क्या है। नंबर 1 तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें ये काम नहीं करना पड़ा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाला, वो जो स्ट्रिंग आई थी उसको दोबारा से जेसन में जो कन्वर्ट करता है, वो काम हमें यहाँ पे नहीं करना होता, क्योंकि इस लाइब्रेरी को पता है कि जो डाटा आएगा उसको कन्वर्ट करवाना ही करवाना है जेसन में। तो ये स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस लाइब्रेरी में। लाइब्रेरीज जो बनती हैं ना, पीछे इसके यही चल रहा है, लेकिन जो लाइब्रेरीज बनती हैं वो काम को आसान कर देती हैं और प्रॉपर बना देती हैं, ठीक है। तो पीछे इसके यही चीज़ चल रही है इसके पीछे, लेकिन इसने इसको एडवांस कर दिया, बेहतर बना दिया। डॉट देन लगा दिया, डॉट कैच लगा दिया इस तरह, और डॉट गेट कर दिया। अब इसका बेनिफिट आपको आगे चल के समझ आएगा। अब इस तरीके से हम गेट नहीं करेंगे डाटा, ठीक है। हम अब इस तरीके से गेट किया करेंगे डाटा, ठीक हो गया। अगर एरर आएगा तो डॉट कैच यहाँ पे रख दो या यहाँ पे लगा दो।
इसके अंदर भी कॉल बैक, और यहाँ पे हमें मिलता है एरर, और जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये आपका अभी फाइनली हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका डाटा। अब इसको देखते हैं, अब इसको रिफ़्रेश करो तो आपके पास ये 2 दफ़ा लोड हो रहा है। अब ये 2 दफ़ा क्यों लोड होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्ट का एक तरीक़ेकार है, चीज़ को ना वो 2 दफ़ा लोड करता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है, मेन में जाओगे आप तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोड लगा होता है एक कंपोनेंट। ठीक है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ऐसे, जस्ट इसमें इस फंक्शन में ऐप रेंडर हो रही है बस। अब आपका ये 2 दफ़ा लोड नहीं होगा, अब ये 1 दफ़ा लोड होगा। अब ये क्या प्रिंट हुआ है, ये रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, वो जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला था ना, वो एक्चुअल डाटा नहीं है ये। इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। इसमें क्या मिल रहा है, एक तो कन्फिग मिल रहा है, एक ये डाटा मिल रहा है, एक हेडर्स मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है। वो जो हमें स्टेटस पता है ना 200 आएगा, ओके स्टेटस है, तो वो भी इधर मिल रहा है। इस एक ऑब्जेक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें ये दे रहा है। कौन दे रहा है, एक्सियस दे रही है, लाइब्रेरी। तो अगर मुझे डाटा चाहिए तो मुझे ये ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट है ये, तो इसमें की है डाटा की। तो अगर मुझे डाटा चाहिए तो कंसोल लॉग कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब मुझे वो डाटा मिलेगा जो एक्चुअल डाटा है, ये देखो। ठीक है, तो ये एक्सियस के केस में ये आपने याद रखना है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर आपको एक्चुअल डाटा मिलेगा। एक्सियस कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को पैक करके देती है आपको। अब ये डाटा कौन सा है, ये डाटा कौन सा है, वो जो हमें फेक स्टोर एपीआई से मिलता है, पता है ना, हमने यूज़ किया हुआ ये डाटा। अब इसका हमने करना क्या है, अब इसका हमने करना क्या है, सबसे पहले तो इस डाटा को हम ना एक स्टेट में रखेंगे, क्योंकि ये मुझे चाहिए आगे। तो मैंने कहा डाटा, या बल्कि इसका नाम प्रॉपर रखते हैं, प्रोडक्ट्स हैं ये, सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर अरे आती है, स्ट्रक्चर बनेगा अरे, अरे में ऑब्जेक्ट्स, ये स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये देखो, ये बाहर 20 की अरे है, ये देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ, इसके अंदर फिर ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो डाटा आया इसको हम कंसोल लॉग भी करवा रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट प्रोडक्ट्स को दे देंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा, वो स्टेट की वेरिएबल में रखवा देंगे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो स्टेट की वेरिएबल में वो चला गया। अब इस स्टेट की वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ करेंगे। अभी जस्ट मैं सिंपल प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, फिर बाकी इसका डिज़ाइनिंग आप खुद भी कर लेना। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कौन सा लगाऊंगा, प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट, के लिए लिस्ट रेंडर करवाई थी, मैप, यही यूज़ होगा यहाँ पे। जब भी हमें लिस्ट रेंडर करवानी है तो हमें डाटा रेंडर करवाना है, तो लूप के थ्रू, तो यहाँ पे हम मैप यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यूज़ इफेक्ट चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा, जैसे ये चलेगा तो ये डाटा को उठा के लाएगा और रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे डाटा रख देगा प्रोडक्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद ये चलेगा, ये भी चलता है, ये पहले भी चलता है। इसके अंदर हमने इस तरीके से कॉल बैक डालना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवाना है इसको, और इसके अंदर मुझे H3 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा और मुझे एक एक करके क्या मिल रहा होगा, प्रोडक्ट मिल रही होगी, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स है, वेरिएबल के नाम सेम हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप इसके अंदर ही होता है। तो एक एक करके मुझे प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी मुझे एक एक करके ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रोडक्ट में, एक ये ऑब्जेक्ट, दूसरी दफ़ा ये, तीसरी दफ़ा ये, चौथी दफ़ा ये। तो मुझे इसका टाइटल प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सेव करते हैं तो ये देखो आपके सारे टाइटल्स प्रिंट हो।
रिफ्रेश किया सारे, ठीक है। क्या होता है, पहले ये चलती है, अच्छा ये भी प्रिंट होता है, लेकिन क्योंकि इनिशियल वैल्यू खाली अरे है तो मैप के अंदर कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट टाइम ये चलता है क्योंकि ये है एसिंक्रोनस वे में, ये लोडिंग करवा रही है। अब लोडिंग कैसे शो करवानी है वो भी देख लो। यहाँ पे आता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, बस लास्ट करते हैं फिर इसे बंद करते हैं। लोडिंग सेट लोडिंग की एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यूज स्टेट और फॉल्स, ठीक है। वही कंडीशंस ही लगेंगी सारी। यहाँ पे आता हूँ गेट बूटस्ट्रैप में और यहाँ से मैं लोडर लेता हूँ, वो जो हमारा स्पिनर है, ये कौन सा था, ये स्पिनर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ ये वाला सेंटर में जो है, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने ये डिव। अब एक मैंने क्या बनाई हुई है, वेरिएबल लोडिंग की। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे आके, यहाँ पे एक H1 है कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ, एक और ओपन की मैंने, कि अगर वो जो लोडिंग वाली वेरिएबल ट्रू होती है तो आपने ये शो करवाना है, एल्स आपने कुछ भी शो नहीं करवाना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये दो हैं, इन दोनों का अपना अपना काम है। ये इस डिव को रेंडर करवाएगा, ये प्रोडक्ट को रेंडर करवाएगा। मैंने इसमें नहीं रखा, मैंने अलहदा आपको बना के दिखाया। लोडिंग वाली वेरिएबल जब ट्रू होगी तब ये डिव नज़र आएगी, एल्स अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इस टाइम पे ये नज़र आएगी कि नहीं, वेरिएबल क्या है, फॉल्स, तो ये डिव नज़र आएगी, नहीं नज़र आएगी आपको, तो ये डिव नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसको दिखाना कैसे है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अब यूज इफेक्ट जैसे ही चलेगा, यूज इफेक्ट जैसे ही चलेगा तो सेट लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। जैसे ही चलेगा ट्रू हो जाएगी और लोडर शो होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फाइनली चलेगा, फाइनली एरर आ जाए या सक्सेस आ जाए, दोनों केसेस में चलता है, तो इसके अंदर हमने कॉल बैक पास करना है ऐसे, इसके अंदर सेट लोडिंग जो है वो वापस फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यानी सेट लोडिंग जो है ये सिर्फ उस टाइम तक ट्रू रहेगी जब तक ये रिक्वेस्ट चल रही है। जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम लोड होगा तो ये ट्रू हो जाएगी। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, फर्स्ट टाइम लोडिंग शुरू हुई, फाइनली चला, उसको फॉल्स कर दिया कि हमारी जो एपीआई कॉल थी वो कंप्लीट हो गई है, चाहे एरर आया चाहे आपका डाटा आया, दोनों केसेस में हमें उसे फॉल्स लाजमी करना है, वरना वो लोडर ही शो होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेट का यूज़ करते हैं। और इसका ज़रा आपको यहाँ पे आप आके ज़रा नेटवर्क में आके इसको ज़रा थ्रॉटलिंग होता है, इसको आप स्लो कर दोगे तो ये आपको ज़रा स्लो नज़र आएगा नेटवर्क, ये देखो ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए नज़र आएगा। तो ये एक तरीक़ेकार होता है नेटवर्क को स्लो करने का। 3G पे चला जाऊँ तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ज़्यादा देर आपको लोडर नज़र आए, इसलिए मैंने ये किया, यानी हमारा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम स्टेट्स का यूज़ करेंगे। चीज़ें मुश्किल लगती हैं, मुश्किल हैं भी, लेकिन जब तक आप इसको, ठीक है। और इस स्टेट की वेरिएबल का देखो यूज़ कैसे किया है मैंने, ठीक हो गया। क्या होता है कि ये ट्रू हो जाती है और ये चलना शुरू हो जाती है, और फिर जब ये इसमें डाटा आता है तो ये चेंज होती है, तो ये यूज़ इफेक्ट क्योंकि फर्स्ट टाइम एक दफ़ा चल रहा है तो इसके ऊपर दोबारा चलने वाला प्रॉब्लम नहीं आता, ये एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो अगर ये एक दफ़ा चल रहा है तो ये बाद में रिजल्ट कैसे आता है, ये क्या करता है, डॉट देन, ये बाद में चलता है, बाद में चलने के बाद ये डाटा उठा के स्टेट को दे देता है।
जब ये री-रेंडरिंग होती है तो ये कंपोनेंट री-रेंडर होता है। जब ये री-रेंडर होता है तो यहाँ पे ये फॉल्स हो चुकी होती है उस टाइम पे और इसमें डाटा आ चुका होता है, तो फिर ये चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, टेक्निकल है ये, लेकिन जब ये समझ आ जाती है तो फिर मज़ा भी बड़ा आता है काम करने का। ये चीज़ें अगर आप जावास्क्रिप्ट में करने बैठ जाओ तो ये नहीं होनी, ईजीली मुश्किल हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, तो